अब एयर के पास कुछ ना कुछ मास है, और मास है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ डेंसिटी भी है। और इसी वजह से एयर जो है हमारे ऊपर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो लगाती है, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है तो हम इस वैल्यू को काम में लेते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि जो एयर है वो हमेशा मूविंग कंडीशन में होती है, कभी भी ऐसे रेस्ट कंडीशन पे तो नहीं होती। तो इसका मतलब अगर मूविंग है तो मास भी मूविंग होगा, मॉलिक्यूल्स मूविंग होंगे। तो इसका मतलब हमारे इंडिया में, अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की, तो साउथ इंडिया पे जो प्रेशर है वो कुछ और होगा, वेयर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ जो प्रेशर है वो कुछ और होगा। अगर मैं किसी डिवाइस से प्रेशर मेजर करूं साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, तो जो वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी उनको मैं कहूँगा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी प्रेशर की जर्नी। हम शुरू करते हैं बनाना एक ग्राफ जो कि बताएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स को। तो एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ प्रेशर को। अब राइट नाउ हमारे एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है हर उस चीज़ पे जो अर्थ पे मौजूद है, तो इट मीन्स उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो सपोज करते हैं वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहीं इस लाइन पे लाई करता है, और इस लाइन को मैं नाम देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। लेकिन इसी अर्थ पे एक एलपीजी सिलेंडर भी मौजूद है, और उसके अंदर जो गैस है वो प्रेशराइज्ड है। नाउ अगर मैं इस एलपीजी सिलेंडर को देखूं, इसको बहुत मैंने बेसिक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसके अंदर जो एयर है वो प्रेशर लगाने की कोशिश कर रही होगी वॉल्स पे। इट मीन्स जो ये सिलेंडर का मटेरियल है इसने एक छोटी सी जगह में बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एयर को कंप्रेस किया हुआ है। अब ये तो उसने कंप्रेस किया ही हुआ है, और ऊपर से ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है सिलेंडर के ऊपर जो इसको कंप्रेस करने में और मदद कर रहा है। अब इसका मतलब जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर लग ही रहा है, ऊपर से इसके अंदर और ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर मैं कोई डिवाइस लगाऊं यहाँ पे जो मेजर कर पाए कि कितना प्रेशर है उसके अंदर, तो वो यही बता पाएगा कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर मौजूद है, ना कि जो टोटल प्रेशर उस पर लग रहा है। तो जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कुछ यहाँ पे होगा, और अगर उसकी वैल्यू सिर्फ मैं इस डिवाइस को देख के लिख दूँ कि कितना प्रेशर उसके अंदर है, तो इट मीन्स मैं ये नोट कर रहा हूँ कि उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है, और उस प्रेशर को मैं नाम देता हूँ गेज प्रेशर। इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि गेज प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के चलता है, और ये बताता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है। अब अगर मैं इस प्रेशर को उस पॉइंट से मेजर करूँ जहाँ से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर कितना होगा, उसकी वैल्यू आई थिंक कुछ इतनी आएगी, राइट, इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस प्रेशर की वैल्यू को मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये जिस पॉइंट से मेजर करा जाता है वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, वहाँ पे ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ना किसी एक छोटे से मॉलिक्यूल का भी प्रेशर नहीं है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इसका जो दूसरा नाम है वो है एब्सोल्यूट वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे कोई तरह का प्रेशर जो है मौजूद नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसी लाइन से ही मेजर होता है, राइट। इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, और गेज प्रेशर भी अगर एब्सोल्यूट वैक्यूम से मेजर करें तो वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर ही है। अब अगर मैंने इसी सिलेंडर को बिल्कुल खाली कर दिया, सारी गैस निकाल दी, अभी सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर होगी वो एटमॉस्फेरिक एयर होगी, और उसका जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल होगा। मतलब जितना बाहर से प्रेशर है उतना ही अंदर ही प्रेशर है, तो कोई इस पर सिलेंडर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तो आपको ये सिलेंडर जो है प्रेशराइज भी महसूस नहीं होगा। अब मैंने इसी सिलेंडर के अंदर एक डिवाइस लगाया जिसको मैंने नाम दिया वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंटेनर के अंदर, ये उन सारे मॉलिक्यूल्स को सक कर लेता है, और उन मॉलिक्यूल्स की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है वो प्रेशर को भी कम कर देता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए तो प्रेशर ही नहीं रहेगा। अब इसके अंदर कितना प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज करते हैं इसमें 1,00,000 प्रेशर आ रहा था। अब 1,00,000 प्रेशर में से वैक्यूम पंप ने क्या किया, 50,000 का जो प्रेशर है दैट इज़ 50,000 पास्कल्स जो है वो बाहर निकाल लिया, सक कर लिया। तो जो प्रेशर बचेगा वो कितना बचेगा, अब इसके अंदर
50,000। इसका मतलब अब जो प्रेशर इसके अंदर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है। तो अगर मैं इसका वॉल्व ओपन करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो इसके अंदर घुसना चाह रही है, क्योंकि जो फ्लूइड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। इट मीन्स मैंने उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 पास्कल्स एटमॉस्फेयर से कम कर दी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेयर से मैं नीचे आ गया यहाँ पे, और ये लाइन जो है कुछ यहाँ लाई करेगी। और फिर मैंने एक गॉज लगाया यहाँ पे और चेक करी वैल्यू, तो उसने मुझे -50,000 दिखाई। और वो नेगेटिव प्रेशर भी हमारा गेज प्रेशर ही है, क्योंकि उसको हम मेजर कर रहे हैं कि वो एटमॉस्फेयर से कितना नीचे गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को हम अपनी रेफरेंस लाइन लेके चल रहे हैं, मतलब 1,00,000 किलो पास्कल का जो प्रेशर था उससे वो कितना नीचे गया, राइट। अब अगर इसी प्रेशर को दूसरी निगाहों से देखें कि वो वैक्यूम से कितना ज़्यादा है, तो इट मीन्स उसकी जो वैल्यू बॉटम से है वो कितनी, मतलब वैक्यूम से कितनी ज़्यादा, मतलब जहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं है उससे कितनी ज़्यादा है, तो वो 50,000 ज़्यादा भी है। तो उस प्रेशर को मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50,000 एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये वो डायग्राम है जो आपको काफ़ी बुक्स में देखने को मिलता है, और ये है इसके पीछे की कहानी कि कैसे गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में जुड़े हुए हैं। तभी आपने देखा होगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर भी कह देते हैं, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।